हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर, जो कम्प्लीटली बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर और ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी के ऊपर। ओके, ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आएगा? हंटिंग एंड गैदरिंग आएगा, पेस्टोरलिज्म आएगा, पेस्टोरलिज्म के अंदर नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग आएगा। हंटिंग एंड गैदरिंग से हम क्या समझते हैं, और सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी क्या? तो प्राइमरी एक्टिविटी वो जो कि रॉ मटेरियल बेसिस पे होती है, और जो तीन यानी कि दो इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर और बेसिक हंटिंग एंड गैदरिंग वगैरह आता है। अपना जो सेकेंडरी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो सब आता है, और टर्शियरी के अंदर यानी कि जॉब्स वगैरह आती है, टीचिंग वगैरह, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर हंटिंग एंड गैदरिंग आता है। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब क्या? एक ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली डिपेंड होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें एक कहता है कि एनिमल हंट करना, ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह जो एडिबल प्लांट्स होते हैं उनको खाना, उन कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, पेस्टोरलिज्म क्या होता है? पेस्टोरलिज्म के अंदर अपन यहाँ पे बात करेंगे नोमैडिक हर्डिंग की। सबसे पहले पेस्टोरलिज्म में ये होता है कि जो ह्यूमन बीइंग सोचता है एनिमल को डोमेस्टिकेट करने का, एनिमल को पालने का, ठीक है, और उससे कुछ फायदा उठाने का, उससे उस पर डिपेंड होने का, उसको हम क्या बोलते हैं? पेस्टोरलिज्म बोलते हैं। जैसे कि नोमैडिक हर्डिंग हो गया, कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग हो गया। नोमैडिक हर्डिंग में होता क्या है यूजुअली कि हर्डर्स जो होते हैं वो उन एनिमल्स को अपने पास रखते हैं जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उस पर्टिकुलर एरिया में आराम से अवेलेबल हो। उन एनिमल्स को रखते हैं, उनको हर्ड करते हैं, उनको मतलब इनको घुमाते हैं, चराते हैं, खाना खिलाते हैं, ठीक है, और फिर उससे जो है अपनी खुद के जो फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, जो कि थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल के, है ना, उन टूल्स को यहाँ पे जनरेट करता है एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। तो एनिमल को हर्ड करना, एनिमल को अपने पास पालना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और उनसे अपनी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर वाली नेसेसिटीज़ को फुलफिल करना, दैट इज़ नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर क्या होता है? कैटल्स रेयर होते हैं लाइफ स्टॉक के लिए, ठीक है। सहारा और एशियाटिक डेजर्ट के अंदर शीप, गोट, कैमल जैसे एनिमल्स रेयर होते हैं। तिब्बत और एंडीज में क्या होंगे? याक और इलामास जो है वो यहाँ पे रेयर होंगे। ओके, आर्टिक, सब आर्टिक के अंदर रेनडियर जैसे एनिमल्स रेयर्ड होते हैं। ओके, अब क्या है यहाँ पे अगली चीज जो अपन बात करेंगे यहाँ पे ट्रांस ह्यूमंस की। ओके, तो ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है? ट्रांस ह्यूमंस अपन ने शब्द सुना हुआ है, मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ट्रांस ह्यूमंस का मतलब ये है कि जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं प्लेन एरिया से माउंटेनियस एरिया की तरफ, ओके, समर्स के अंदर, और वापस विंटर्स के अंदर माउंटेन से वापस आकर के कहाँ सेटल हो जाते हैं? प्लेन्स में सेटल हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम यहाँ पे ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। प्लेन से माउंटेन की तरफ चले जाते हैं समर में, ओके, एंड माउंटेन से प्लेन की तरफ आ जाते हैं विंटर में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ट्रांस ह्यूमंस। ओके, अब अपन बात करते हैं कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग की। कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग एज कंपेयर टू नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है, ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। इसमें क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव रहती है। ओके, और क्या होता है कि जो ये एनिमल्स वगैरह को रेयर करवाते हैं या ग्रेजिंग वगैरह करवाते हैं, तो उससे पर्टिकुलर एरिया जो है वो क्या रहता है? उसमें पर्टिकुलर एरिया ग्रेजिंग का रहता है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग कहते हैं। अब बात करते हैं आगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस को लेकर के, जैसे फिजिकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, इन सब को देख करके, इन सब के सिस्टम को देख करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। ओके, एग्रीकल्चरल मेथड में क्या होती है? फार्मिंग होती है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स वगैरह ग्रोन होते हैं, लाइफ स्टॉक रेज्ड होता है ना, और उनके बेस पे एग्रीकल्चर सिस्टम बैठता है। सबसे पहले बात करेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग एरिया, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर अपन दो तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है।
देखते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर एक तो पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी क्या, तो काफ़ी सारे ट्राइब्स जो है, ओके, ट्रॉपिकल एरिया के काफ़ी सारे ट्राइब्स क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़ जाते हैं। मतलब क्या है, ये क्या है, फील्ड है, ये खेत है, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, खेती करी, ठीक है, यहाँ की सॉइल जो है वो यूज हुई, हार्वेस्ट हो गया एक टाइम का क्रॉप। फिर क्या होता है, अगले साल जो है वो दूसरे एरिया में दूसरी जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, ताकि ये उस टाइम पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला खेत जो है वो रिकवर हो जाए, सॉइल जो है वो वापस न्यूट्रिएंट रिच हो जाए, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। यूजुअली ये अफ्रीका, साउथ सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हमें देखने को मिलता है। और क्या होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर, जो अपन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जुम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जुम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ओके, ये तीनों ही सेम है, जिसमें क्या होता है कि तीनों ही अपने एरिया को छोड़ जाते हैं, दूसरे एरिया में खेती करते हैं, तब तक करते हैं जब तक पहले वाली खेत जो है वो रिकवर नहीं हो जाता, न्यूट्रिएंट रिच नहीं हो जाता, सॉइल की फर्टिलिटी वापस से मेंटेन नहीं हो जाती। ओके, इसमें और क्या होता है, जैसे इसमें और भी नाम है, मैंने आपको दो नाम बताया, स्लैश एंड बर्न बताया, जुम बताया, जो कि दोनों ही बहुत फेमस नाम है। इसके अलावा जो और नाम है वो क्या है, जैसे जुमिंग है ना, जुमिंग नाम बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उसमें बोला जाता है। मिल्पा, मिल्पा नाम जो है वो कहाँ बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में बोला जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में जुम कल्टीवेशन बोला जाता है, बाकी एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोला जाता है इंडिया की। मिल्पा जो है ये शब्द सेंट्रल अमेरिका, ओके, सेंट्रल अमेरिका में और मैक्सिको में बोला जाता है मिल्पा। और एक और शब्द लदांग, लदांग शब्द जो है वो कहाँ बोला जाता है, लदांग शब्द बोला जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया की तरफ। ओके, इंडोनेशिया और मलेशिया में ये शब्द बोला जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर भी यहाँ पे क्या होता है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जो होते हैं मानसून एशिया के, यानी कि एशियाटिक रीजन जो है, ठीक है, उसमें डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में ये चीज़ प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे दो तरीके के अपन देखेंगे। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में भी दो है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव सब्सिडेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक है सब्सिस्टेंस, ओके, और एक है सब्सिडेंस। क्या फर्क है दोनों में, देख लेते हैं। सब्सिस्टेंस में क्या होता है कि पैडी कल्टीवेशन, यानी कि राइस कल्टीवेशन, राइस को क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं, पैडी कल्टीवेशन होता है सब्सिस्टेंस में। और यहाँ पे सब्सिडेंस में अदर देन पैडी कल्टीवेशन, ठीक है, अदर देन राइस कल्टीवेशन जो भी होगा वो सब्सिडेंस में होगा। और सब्सिस्टेंस में क्या होगा, एक बेसिकली मतलब क्या है, कोई एक ही क्रॉप डोमिनेट कर रही है और यूजुअली क्या होती है, पैडी होती है, राइस होती है। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि क्रॉप सच एज टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल, ऐसे जो है ऑयल पाम, शुगर केन, है ना, ऐसे सारे क्रॉप्स जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होते हैं, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कुल मिला के क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टाइप का सिस्टम होता है कि आपको पर्टिकुलर यही क्रॉप उगानी है ना, तो आप अगर वो चीज़ करते हो और क्रॉप में भी यही टी, कॉफ़ी वगैरह, रबर वगैरह, तो वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होता है, टेक्निकल सपोर्ट ज़्यादा लेना होता है, साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करना होता है, और एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर ही स्पेशलाइजेशन, जैसे टी उगा रहे हैं,
ठीक है, चाय बागान होते हैं, तो क्या होता है सब जगह टी ही उग रही होती है वहाँ पे, तो कि स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर उसके अंदर क्रॉप में हो जाता है ना। तो वो चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, वो चीज़ हमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। कौन कौन से क्रॉप है फिर से देख लेते हैं। टी है, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। ओके, अब क्या है यहाँ पे, यस, जैसे वेस्ट अफ्रीका की तरफ अगर अपन बात करें, जैसे क्या मतलब है वेस्ट अफ्रीका का, जो अपने यहाँ पे सेनेगल आ गया, घना, वो वाला एरिया जो है ना, नाइजीरिया वाला एरिया, वेस्टर्न सहारा वाला एरिया जो है, वहाँ पे बेसिकली कॉफ़ी, कोकोआ वगैरह ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल पर्टिकुलरली होता है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया के अंदर, इंडिया श्रीलंका के अंदर टी गार्डन्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चाय बागान, है ना। रबर प्लांटेशंस मलेशिया में होता है। शुगर केन और बनाना का प्लांटेशन वेस्ट इंडीज़ में होता है ना, जो अपना सेंट्रल अमेरिका है ना, यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो एरिया है, वहाँ पे हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, शुगर केन और बनाना का प्लांटेशन, क्योंकि वहाँ पे है वेस्ट इंडीज़। स्पेनिश और अमेरिकन जो है उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें कोकोनट और शुगर केन प्लांटेशन में डाल रखी है, ठीक है। अब क्या है, उसके अलावा अपन और क्या बात कर सकते हैं, यस, टी प्लांटेशन जो है ना, उसके अंदर एक और इसके फैक्ट है। एक फैक्ट ये है कि टी प्लांटेशन जो है वो कहाँ हो सकता है, स्लोप्स, हिली स्लोप्स जो होता है ना, उनमें टी प्लांटेशन होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे उसकी कंडीशन, टी प्लांटेशन में भी कैसे होता है, रोज बनाई जाता है ऐसे करके, है ना, और उनमें यहाँ पे टी वगैरह, प्रॉपर टी प्लांटेशन होता है, और सॉफ्ट हैंड से टी लीव्स को प्लक किया जाता है। सॉफ्ट हैंड्स यानी क्या, तो चिल्ड्रंस के और विमेंस के बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस और विमेंस के बेसिकली हैंड्स से ही टी लीव्स को प्लक किया जाता है हिली एरियाज में, हिली स्लोप्स में। ओके, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास मिक्स्ड फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में क्या होगा, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन रह गया, तो इसको ले लेते हैं। क्या है ये क्या होता है, जो सेमी एरिड लैंड्स होते हैं, एरिड रीजन के, जो एरिड रीजन कंप्लीटली एरिड नहीं, सेमी एरिड रीजन्स जो होते हैं, तो वहाँ पे मेन एरिया, वहाँ पे क्या मेनली क्या उगता है, तो वीट उगता है, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन वीट के लिए होती है, तो वीट उगता है वहाँ पे। उसके अलावा दूसरी क्रॉप में क्या उग सकता है, तो जैसे कॉर्न हो गया, बार्ले हो गया, ओट्स, राय, है ना, ये सारी चीज़ें उग सकती है, लेकिन पैडी नहीं उग सकती, क्योंकि सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड रीजन यानी क्या, पानी कम, और पैडी को तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है, राइस को तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स। तो वीट हो गया, कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राय, ये सारी चीज़ें ग्रो करती है यहाँ पे। ओके, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अपन इस कहाँ मिलता है, मतलब बेसिकली ये वाले सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन का। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन यानी क्या, कि मतलब एक जैसे वीट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा वीट ही उग रहा है ना। तो जैसे यूरेशियन स्टेपीज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ कॉमन आप आइडेंटिफाई कर सकोगे, ठीक है, खुद से करना। क्या है, यूरेशियन स्टेपीज में, ठीक है, कैनेडियन अमेरिकन प्रेरीज में, पैम्पास जो है अर्जेंटीना के वहाँ पे, साउथ अफ्रीका के वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में, और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन्स में। क्या कॉमन है यहाँ पे, एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे कॉमन है ग्रासलैंड्स, है ना। स्टेपीज ग्रासलैंड है, प्रेरीज ग्रासलैंड है, पैम्पा ग्रासलैंड है, वेल्स ग्रासलैंड है, डाउन ग्रासलैंड और कैंटरबरी भी ग्रासलैंड है। तो ये ग्रासलैंड्स में बेसिकली क्या उगता है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। गॉट इट, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्या होता है, ये कंप्लीटली जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होते हैं, या नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्टर्न रीजन होता है ना, जहाँ पे टेम्परेट लेटीट्यूड वाला एरिया होता है, वहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग होती है। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा, वीट, बार्ले, ओट, मेज, फॉडर, ये सारे क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है मिक्स्ड फार्मिंग में, तो वो होता है। क्रॉप रोटेशन जैसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है। क्रॉप रोटेशन जैसा सिस्टम मतलब क्या, क्रॉप रोटेशन जैसा मतलब कि एक ही खेत में दो क्रॉप्स उग रही है,
ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन जैसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। ओके, फार्म मशीनरी वगैरह का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एंड दैट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा डीप इसको करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। उसके अलावा डेयरी फार्मिंग में जैसे कि अपन जानते हैं मिल्क एनिमल, दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाईली कैपिटल इंटेंसिव होता है, मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल होता है। कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर, उनकी वेटरनरी सर्विस, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे तो एनिमल की हेल्थ सही नहीं होगी। एनिमल की हेल्थ सही नहीं होगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट यानी कि दूध ज़्यादा वो नहीं जनरेट कर पाएंगे और इससे डेयरी फार्मिंग को नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है। हाईली लेबर इंटेंसिव भी है कैपिटल के साथ साथ। क्यों? क्योंकि लेबर चाहिए होती है साफ सफाई करने के लिए, कैटल को अच्छे से रखने के लिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए, और वो बीमार हो जाए तो उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए क्या होता है कि लेबर इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव दोनों ही ये बहुत हाईली है। ओके, अब क्या है नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिलता है हमें? मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, यानी कंप्लीटली बेचने के बेस पे, है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो बिजनेस के माइंड से जो एग्रीकल्चर होता है वो है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। और मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास, मतलब मेडिटेरेनियन सी के आसपास जुड़ती हुई कंट्रीज यानी अफ्रीकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली इनके अंदर इंडल्ज होती है ना। जैसे टूनिशिया हो गया अटलांटिक कोस्ट वाला, कैलिफोर्निया, जैसे यहाँ पे और भी, ये तो कैलिफोर्निया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अमेरिका वगैरह के अंदर हो गया, बट ये एक तो मेडिटेरेनियन के आसपास वाले एरिया अफ्रीका एज वेल एज यूरोप, लेकिन इन दोनों के अलावा जो एरिया हैं वो कौन से हैं? कैलिफोर्निया हो गया, चिले हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये भी इनके अंदर इंडल्ज होते हैं। क्यों? वो अपन देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे विटिकल्चर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। और ये वाला मेडिटेरेनियन सी वाला मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है किसके लिए? सिट्रिक फ्रूट्स के लिए, सिट्रिक फ्रूट्स के लिए, ठीक है। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, है ना। इसके अंदर क्या है? विटिकल्चर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट है। विटिकल्चर में क्या देखने को मिलता है? विटिकल्चर में होती है ग्रेप कल्टीवेशन। क्या होती है? ग्रेप कल्टीवेशन होती है। ग्रेप कल्टीवेशन स्पेशलिटी है मेडिटेरेनियन रीजन की। वहाँ पे वाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है यहाँ पे, ओके। और वाइन का कल्टीवेशन वहाँ पे जब होता है तो विंटर सीजन में हाईली डिमांडेड रीजन रहता है, वो हाईली डिमांड होती है किसकी? वाइन्स की, दोनों ही एरिया में, ठीक है। जो यूरोपियन मार्केट्स है उसमें हाईली डिमांड रहती है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में हाईली डिमांडेड रहता है ये सब। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? रिच है इन सब चीज़ों में, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मार्केट डिमांड भी क्रिएट हो जाती है। अब मार्केट डिमांड जहाँ होगी वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इन रीजन्स में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब क्या है? मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर में क्या होता है यहाँ पे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान दिया गया है, ठीक है। क्योंकि अर्बन मार्केट, स्पेशली अर्बन मार्केट, मॉडर्न मार्केट जिसको हम कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे इसका ध्यान रखा गया है कि मॉडर्न मार्केट में जो लोग हैं, जो थोड़े बोल सकते हैं कि एवरेज, अबव एवरेज लोग हैं या रिच पीपल हैं, वो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, तो बेसिकली इनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि थोड़ा जुकाम है, कोल्ड हो गया है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? इसमें और क्या चीज़ पे ध्यान दिया जाता है? इसमें इरिगेशन पे, HYV सीड्स पे, ठीक है, इनमें भी ध्यान दिया जाता था कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट निकल करके आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अभी ऑर्गेनिक की बात कर रही थी, ऑर्गेनिक के अलावा उसको एक बेहतरीन, एक ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होगा, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ होगा,
आर्टिफिशियल हीटिंग दी जाएगी ग्रीन हाउस वगैरह को यूज़ करके कोल्डर रीजन में, ताकि क्या रहे, उसका बैलेंस रहे, है ना, वो टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रहे और ग्रोथ उसकी रुके ना और कंटिन्यूसली सेम ग्रोथ से वो होता रहे। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रक फार्मिंग की भी एक जगह पे बात करी गई। क्या बोला गया? ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का ये मतलब नहीं है कि ट्रक के अंदर चीज़ें उगा रहे हैं। ट्रक फार्मिंग का बस बेसिकली छोटा सा मतलब यही है कि क्या होता है, इन चीज़ों को भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है एंड ट्रक इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट टू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रक जो है बेसिकली यहाँ पे बेस्ट ट्रांसपोर्ट रहता है इनको भेजने के लिए। तो यहाँ पे अपन आगे बस यही है इसका मतलब, जल्दी से भेजना, ट्रक लेकर के जाएगा सामान को। तो ये क्या है? ट्रक फार्मिंग हो गया, है ना। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या मतलब है? कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये है कि अलग अलग ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल करके काम करते हैं। ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल करके काम करते हैं, पूलिंग करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करते हैं, उसमें पूलिंग करते हैं, उसमें मिल करके काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है? सोशल ओनरशिप रहती है, यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी, सोशल ओनरशिप रहेगी, उसी पे बेस्ड जो प्रोडक्ट, जैसे कि अपने होता है वीट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गवर्नमेंट बोलती है वीट उगाओ, तो ये वीट उगाना हो गया कम्प्लीटली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव फार्मिंग बोलेंगे। ओके। अब आगे अपन बात करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड अप्रोच की ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यस, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब कि क्लाइमेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को मोल्ड आउट करना, उसके अकॉर्डिंग किसी भी जैसे क्रॉप्स वगैरह उगाना। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसमें क्या होता है, क्रॉप लैंड को आपको मैनेज करना होता है, पर्टिकुलर लाइफ स्टॉक को मैनेज करना होता है, फॉरेस्ट फिशरीज कहाँ होनी चाहिए उसका बराबर से ध्यान रखना क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहा जाता है। कि कहाँ किस चीज़ की, जैसे कि आप पैडी को ही ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम पानी है और आप वहाँ पैडी उगा रहे हो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना, ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर नहीं है। तो पैडी वहाँ उगाना जहाँ पे अच्छा खासा पानी है, वाटर है ना, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? स्मार्ट वर्क होगा, है ना। और क्या? इंटरलिंक चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, तो यहाँ पे ये फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस होते हैं उसको इंटरलिंक करता है, दोनों को साथ में मिल करके वर्क करने की यहाँ पे क्या करता है? बात करता है और बताता है कि अपन ऐसे वर्क कर सकते हैं। अब आगे आती है क्रॉपिंग पैटर्न। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यस, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न में ये है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ चलना, है ना, पर्टिकुलर सिस्टम के साथ चलना। अब राइस इंटेंसिफिकेशन हो गया, यानी पर्टिकुलरली राइस उग रही है, राइस पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से फार्मिंग सिस्टम को चलाया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ना, और खुद के लिए भी और सस्टेनेबल तरीके से भी काम किया जा रहा है, उसको क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग भी हो गई। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग यानी केमिकल से हमें ये पता चल रहा है कि क्या है ये। ठीक है, तो क्या है ये? इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं? तो फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब क्या? तो क्रॉप्स में कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना जिससे कि आप जो प्रोडक्ट चाहते हैं वही आउटपुट निकले, वही प्रोडक्ट निकले, उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया है, उसके अलावा जो भी जीन्स वगैरह होते हैं उसके लिए साइंस एंड टेक के अंदर अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न पर्टिकुलर इस सिस्टम के साथ चलना, उसको हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। जीरो टिलेज मतलब कि पुराने खेती कर लिया आपने, ठीक है, जो पुराने जो फॉर्डर्स वगैरह पड़े होते हैं या जो खेत के अंदर ऑलरेडी जो आपने खेती कर ली, हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद का सामान जो पड़ा रहता है उसको ना निकालना, उसको ना खोदना इज जीरो टिलेज। ठीक है, खोदना नहीं इज जीरो टिलेज। तो जैसे यहाँ पे नो टिलेज में क्या होता है? जैसे हार्वेस्टिंग और सोइंग, ठीक है, जैसे आपने क्या किया, आपने आपने पहले सीड सो किया, ठीक है, और हार्वेस्ट तक
आपने कोई टिलेज नहीं करी, कोई खोदा खोदी नहीं करी, आपके जो था वैसा का वैसा रखा, दैट इज जीरो टिलेज। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे ये है कि सॉइल इंटेक्ट रहती है क्योंकि आप खोदोगे उसको, ठीक है। ये एक एरिया, गार्डनिंग भी अगर आप करते हो या आपके पास अगर या पॉट वगैरह आपके पास है, फ्लावर पॉट वगैरह, तो उसमें अगर आप क्या करोगे, आप खोदोगे उसको साइड साइड से, तो क्या होती है, सॉइल बिल्कुल एकदम खुली हो जाती है। इससे क्या होती है कि इरोजन और वेदरिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सॉइल जब एक दूसरे के साथ बंधी रहेगी, जमी हुई रहेगी, सॉइल इंटेक्ट रहेगी, तो क्या होगा, इरोजन नहीं होगा, है ना। जो सरफेस क्रॉप रेसिड्यू है, उसका एक जो ऊपर का सरफेस बना रहता है, कवर्ड सरफेस रहता है, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करता रहेगा। इरोजन कम होगा, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेगा अंदर जाने से, सॉइल के अंदर जाने से। इवेपोरेशन कम होगा, है ना, जिससे क्या होगा, एफिशिएंट इरिगेशन होगी, पानी वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। ओके, और क्या होगा, कार्बन सिक्वेंट्रेशन पोटेंशियल्स बढ़ेंगे इसके, ठीक है। अंदर के सॉइल के अंदर जो कार्बन एरियाज होते हैं, कार्बन की जो जरूरत होती है वो कार्बन एरिया वहीं पे वही रहेगा, ठीक है। कार्बन इमिशन, जो सॉइल फड़की हो जाती है, सॉइल खुली हो जाती है, उससे कार्बन इमिट होता है, वो कम होगा। ओके, और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि बहुत ज़रूरत होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की, वो 40 to 70% रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी क्या है, एडवांटेजेस है नो टिलिंग की। सोइंग से लेकर के हार्वेस्ट तक के बीच में कोई खुदाई नहीं करनी है, साइड पे कोई खोदना नहीं, बीच में कहीं खोदना नहीं, तो उसको नो टिलेज या जीरो टिलेज बोलते हैं, जो कि ये सारे फायदे अपन को देती है। अब आगे जो अपन ये देख रहे हैं, ये टेबल जो अपन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल भी है, ठीक है। लेकिन अगर इसको अपन अलग अलग तरीकों से देखें या एक एक करके देखें तो लेट्स सी, अपन को याद भी हो सकता है ना। राइस एक क्या है, खरीफ और रबी क्रॉप दोनों है। सॉइल किस टाइप के सॉइल में ये उगता है, तो क्ले और लोमी सॉइल में ये उगता है। ओके, कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम। अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे एक बना देते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या है, आई होप आपको ये इंडिया का पेनिनसुला ही लग रहा होगा, है ना। चलो, इसको क्या है, थोड़ा सा अपन यहाँ ऊपर की तरफ भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या है, देखते हैं कौन कौन सा एरिया मैंने बोला वापस। वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो ये जो वेस्ट बंगाल वाले एरिया है ये आ जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया आ जाएगा। थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना क्योंकि आई नो इतना परफेक्ट नहीं है ये मैप। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, बीच में उड़ीसा भी आएगा, ओके, उड़ीसा आएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा, ओके, पंजाब, यहाँ पे पंजाब वाला एरिया आएगा, हरियाणा वाला एरिया आएगा, ओके, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे असम वाला एरिया आएगा। ये हो गए, सारे हो गए। वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया और असम हो गया, है ना। तो ये कुल मिला के ये जो साइड वाले एरिया पूरा, यानी कि ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, कंप्लीटली ईस्टर्न घाट्स वाला एरिया, ऊपर से नॉर्थ वेस्ट में असम वाला एरिया और बीच में, ठीक है, सेंट्रल में जो अपने जो सेंट्रल इंडिया है या फिर थोड़ा सा ऊपर अपन बोल सकते हैं बिल्कुल नॉर्थ साइड में, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में, यहाँ पे ऊपर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरा ये तीनों बेल्ट जो है, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे राइस मिलती है, राइस क्रॉप्स बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, कल्टीवेट होती है, ओके, क्ले और लोमी सॉइल के अंदर। अब क्या है, वीट क्या है, रबी क्रॉप है, सैंडी लोम और क्ले लोमी सॉइल में ये उगता है। कहाँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में दोनों चीज़ें कॉमन हो गई, कौन सी हो गई भाई, राइस भी हो गई और वीट भी हो गई, है ना। उसके अलावा पंजाब में भी सेम, पंजाब में भी राइस और वीट दोनों हो गया। वेस्ट बंगाल भी सेम है, निकला। हरियाणा, ठीक है, ऊपर हरियाणा था, बिल्कुल हरियाणा भी था। अब यहाँ पे जो जुड़ रहा है वो क्या है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। अब जो ये वाला बेल्ट है ना, देखो ये वाला बेल्ट जो है, अब ये वाला बेल्ट आ गया, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, है ना। ये वाला एरिया भी इसके अंदर ज्वाइन हो जाता है। तो यहाँ वाले एरिया में क्या होता है, प्रोमिनेंटली
क्या उगता है, बीट उगती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे नीचे कॉटन की बात करें तो कॉटन खरीफ क्रॉप है जो ब्लैक सॉइल के अंदर ही उगता है। महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पंजाब। अब यहाँ पे फिर से अपन ये बना देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सही कर लेता है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप मैनेज कर लोगे। अब क्या है यहाँ पे, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कॉटन कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नीचे यहाँ से तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, है ना, ऊपर उसी के ऊपर आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, ओके, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया। उसके बाद क्या है, उड़ीसा वाला एरिया हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ हो गया हरियाणा, नीचे राजस्थान के पास में यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ कर्नाटका आ जाएगा, है ना, ये नीचे ये वाला एरिया कर्नाटका वाला आ जाएगा, और पंजाब वाला एरिया। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो पंजाब हरियाणा पास में हो गए, बीच में मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका साथ में आ गया, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साथ में आ गया। तो ये एक हो गया ईस्टर्न बेल्ट, नीचे का ये वेस्टर्न बेल्ट हो गया, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न बेल्ट, ईस्टर्न घाट का ईस्टर्न, बीच में मध्य प्रदेश सेंट्रल पार्ट हो गया, और ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेनली क्या होता है, कॉटन वगैरह प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप उगती है, कॉटन क्रॉप। जूट जेड क्रॉप है, ठीक है, सैंडी और लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल में आता है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये तीनों एक साथ बेल्ट में आ जाएंगे। उसके अलावा क्या है, बिहार, उत्तर प्रदेश एक बेल्ट में आ जाएगा, और एक लास्ट में असम यहाँ पे हो गया। तो ये जो जूट है, जूट कल्टीवेशन बेसिकली यहाँ पे एरिया में हो रहा है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। बीच वाले एरिया में हो रहा है, कहाँ पे बीच में, उत्तर प्रदेश और अपने एक सेकंड, यस, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में हो गया, और एक हो गया असम, ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शुगर केन। शुगर केन इंपॉर्टेंट है, शुगर केन से काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं, देख लेते हैं। शुगर केन क्या है, खरीफ भी और राबी क्रॉप दोनों है। क्लेई लोमी सॉइल और रेड लोमी सॉइल में उगती है ये। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के पास में आना चाहिए बिहार, उसके ऊपर आना चाहिए उत्तराखंड, फिर पास में हरियाणा, ठीक है, एक बेल्ट ये हो गया पूरा। फिर दूसरा बेल्ट नीचे का अगर पकड़े अपन तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हो गया, ठीक है, उसके ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब ये साथ में आ जाएंगे। चलो फिर से बना लेते हैं, ये कोई हमें दिक्कत नहीं है, फिर से बना के देख लेते हैं कहाँ से क्या जा रहा है ना। हर बार मेरा मैप थोड़ा अलग हो जाता है, पेनिनसुला थोड़ा बिगड़ जाता है, देख लेते हैं, वापस कर लेते हैं इसको। चलो अब देख लेते हैं क्या है ये। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश, यस उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ एरिया में मान लो, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके ऊपर उत्तराखंड आ जाएगा, यहाँ बिहार आ जाएगा, ओके। और क्या है यहाँ पे, तमिलनाडु, ये रहा नीचे वाला एरिया तमिलनाडु हो गया, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश भी ले लेते हैं। उसके ऊपर अपने पास क्या है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ साइड से ऊपर केरला के ऊपर कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के ऊपर क्या आ जाएगा, कर्नाटका के ऊपर महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है, गोवा को छोड़ देंगे बीच में, महाराष्ट्र आ जाएगा, और उसके ऊपर आ जाएगा अपना गुजरात, गुजरात के ऊपर यहाँ पे पंजाब भी ज्वाइंट होगा। तो ये वाला एरिया अपन मान लेते हैं, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, यस, पंजाब वाला एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड वाला, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या उगती है, शुगर केन उगती है। टी कहाँ है, टी बिल्कुल अपन अच्छे से जानते हैं, असम में, दार्जिलिंग में, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर से यहाँ पे भूटान आएगा, तो ये सिक्किम और नीचे दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग वाले एरिया में आ जाएगी, असम वाले एरिया में आएगी, यहाँ से जॉइंटेड वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट आएगा,
मेघालय, ठीक है, नीचे ये केरला वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ आएगा, तमिलनाडु और कर्नाटका वाला एरिया, ठीक है। तो कुल मिला के नीचे का जो ये यू शेप्ड है, ठीक है, तमिलनाडु केरला और कर्नाटका वाला एरिया आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अपन बात करते हैं असम, दार्जिलिंग, मेघालय वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया अलग से निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो वेल ड्रेन्ड फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। और टी कहाँ होती है, लोमी सॉइल में होती है जो एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ होती है कॉफ़ी, अपने इंडिया के अंदर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, मतलब पूरे नीचे का साउथ बेल्ट, फिर साइड में उड़ीसा आ गया, ओके, और फिर यहाँ से शुरू हो रहा है अपना नॉर्थ वेस्ट में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये एरियाज हैं, इनको वापस से क्या करना, वापस से इसको वीडियो को वापस से पीछे जाना और देखना, वापस से इसको रिवाइज करना, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब देख लेते हैं कैश क्रॉप्स क्या कौन कौन सी कहलाई जाती है। कैश क्रॉप होती है स्पाइसेस, टबैको, कॉटन, ऑयल सीड। प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे अपन ने देख लिया, रबर, कॉफी, कॉटन, टी। फूड क्रॉप्स राइस, व्हीट, मेज, पल्स, मिलेट्स। एंड हॉर्टिकल्चर में यूज होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर यहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से नुकसान नहीं होता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से नुकसान नहीं होता और वेराइटीज मिलती है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन क्या होता है, लेग्यूम क्रॉप्स जो होती है जैसे पल्सेस वगैरह होती है ना, उनको कम करना, उनकी प्रोडक्शन को कम करना और एक अलग तरीका आजमाना लेग्यूम्स को प्रोड्यूस करने का, है ना। बात वापस रिपीट करती हूँ मैं, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन यानी कि पल्सेस में लेग्यूम्स होते हैं लेकिन पल्सेस को ना उगा करके कोई और प्रोडक्ट में लेग्यूम्स को ढूंढना, इस लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। एक होता है टेस्योमीटर। टेस्योमीटर में क्या होता है, ये खेत है, बेल्ट है पूरा खेत का, उसमें क्या होगा, यहाँ पे क्रॉप उग रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे यहाँ पे पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है, पाइप लगे हुए हैं और ये पाइप के अंदर यहाँ पे क्या है, टेस्योमीटर्स लगे हुए हैं। टेस्योमीटर्स के अंदर क्या होता है कि जब जैसे ही इरिगेशन यानी कि क्रॉप को पानी की प्यास लगी है ना, प्यास लगी है क्रॉप को, तो इसका जो बोलेंगे कि घंटी कौन बजाएगा, अपना तो दिमाग बजाता है कि भाई हमें पानी चाहिए, लेकिन क्रॉप की घंटी कौन बजाएगा, तो टेस्योमीटर बजाएगा। जब भी क्रॉप्स को इरिगेशन की जरूरत होगी या इरिगेशन शेड्यूलिंग जिसको अपन कहते हैं, वो कौन करता है, टेस्योमीटर करता है। जिससे क्या होता है, क्रॉप को प्रॉपर इरिगेशन भी मिलता है टाइम टू टाइम और फार्मर्स को पता भी चलता है कि क्रॉप्स को कितने पानी की ज़रूरत है और कितने पानी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है वर्टिकल फार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा चलता है आजकल वर्टिकल फार्मिंग, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेसिकली इस टाइप से फार्मिंग होती है, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं इसको, वर्टिकल फार्मिंग, जिसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें अपन और भी होते हैं, जैसे हवा में विदाउट सॉइल फार्मिंग वगैरह होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है। बायोचार इन फार्मिंग, बायोचार क्या होता है, तो बर्निंग बायोमास इन लो ऑक्सीजन कंडीशन। बर्निंग बायोमास को जलाना कहाँ पे, जो कम ऑक्सीजन की कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोचार फार्मिंग बोलते हैं। कार्बन रिच सब्सिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, प्लांट ग्रोथ होती है और क्रॉप को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलता है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है, आता है क्वेश्चन। लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है शुगर केन। लार्जेस्ट क्रॉप है वर्ल्ड की खरीफ क्रॉप होती है ये। शुगर केन कहाँ कहाँ मिलती है, वापस ऊपर चल के खटक खटक देख लेते हैं जल्दी से। शुगर केन हमें मिलती है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। वापस एक बार इसको बेल्ट को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में मिलती है, ऊपर से हरियाणा में मिलेगी, फिर आएगी यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और यहाँ ऊपर पंजाब में भी मिलती है, ठीक है। पंजाब हो गया, ऊपर वाले में पंजाब हो गया, एक तो पास में हरियाणा हो गया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश उसके नीचे पास में हो गया, फिर बिहार हो गया, ठीक है, पूरा बेल्ट एक साथ। नीचे तमिलनाडु वाले एरिया में हो गया, ऊपर उसके आंध्र प्रदेश हो गया, साइड में गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका हो गया, है ना। तो ये पूरा बेल्ट ऐसे बन गया,
तो यहाँ पे शुगर केन मिलती है अपने इंडिया में। अब चलते हैं आगे नीचे, ठीक है। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन शब्द जो टर्म है इसका क्या मतलब है? फर्टिगेशन का मतलब ये है कि फर्टिलाइजर के सोल्यूशन को क्रॉप्स में मिलाना, है ना, इरिगेशन के साथ, पानी के साथ फर्टिलाइजर सोल्यूशन को मिला करके उसको देना, क्रॉप्स को देना, दैट इज फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर फर्टी एंड इरिगेशन का गेशन, फर्टिगेशन, ओके। और ये होता किसके थ्रू है, कौन सा प्रोसेस के थ्रू? माइक्रो स्प्रिंकलर के थ्रू या ड्रिप इरिगेशन के थ्रू? ये ड्रिप इरिगेशन कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है बेल्ट है, इसके अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे पौधे उग रहे हैं और यहाँ पे एक पाइप लगाई जाती है जस्ट उन्हीं के पास, और यहाँ पे डिप 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 टिप 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 करके क्या हो जाता है, पानी अंदर सॉइल, डायरेक्टली सॉइल के अंदर जाता है, टिप टिप पानी जाता है, ड्रॉप ड्रॉप में जाता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एक छोटुक सा होल है ना, और यहाँ पे नीचे पानी इससे गिरता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। 2009 में इंडियन नेशनल पॉलिसी आई थी बायोफ्यूल के ऊपर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पेट्रोलियम के इंपोर्ट को कम करना और डोमेस्टिक फ्यूल जो है ना, उसके प्रोडक्ट को बढ़ाना। मेनली राजस्थान में ये अप्लाई हुआ था, मतलब सबसे पहले राजस्थान में अप्लाई हुआ था, फिर सब जगह अप्लाई हुआ था। एथेनॉल ब्लेंडिंग की अपन यहाँ पे बात करते हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ करना, 20% एथेनॉल जो है वो 2023 अप्रैल से जो है वो यहाँ पे क्या होगा, थ्रू आउट द कंट्री में सिस्टम बनेगा, चलेगा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अलग से कवर किया जाएगा, क्वेश्चंस आते ही आते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर भी, है ना। तो इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में क्या होता है कि पेट्रोलियम के इंपोर्ट को कम करना, कैसे, डोमेस्टिक बायोफ्यूल प्रोडक्शन को फोस्टर करके। राजस्थान इसमें सबसे पहले इसने अप्लाई किया था। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर 20% तक की हो जाएगी 2022 तक की। अब इसमें क्या होगा, अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग इतनी बढ़ा रहे हो तो आपको फिर व्हीकल्स भी वैसे ही निकालने होंगे, और ओल्ड व्हीकल्स को फिर रिप्लेस करने की अलग अलग यहाँ पे पॉलिसीज वगैरह निकालनी पड़ेगी, स्कीम्स निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं होता क्या है ना। यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि ड्रोन्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या काम कर रहा है। तो फर्टिलाइजर को स्प्रे करने का काम करता है कुछ इस तरीके से। एरियल सर्विलेंस प्रोवाइड करता है, सब जगह नजर रखता है कि कहाँ क्या हो रहा है। क्रॉप को मॉनिटर करता है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। लैंड इंस्पेक्शन करता है, लैंड के एरिया कैलकुलेट वगैरह करने में हेल्प करता है ड्रोन। मैपिंग करने में हेल्प करता है। डैमेज क्रॉप को देखता है, इंस्पेक्ट करता है, ध्यान रखता है कहाँ डैमेज हो रही है क्रॉप, कहाँ है, ताकि वो दूसरे क्रॉप्स को डैमेज ना करे और उनको ध्यान देकर के तुरंत निकाल लिया जाए। मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय व्हाट, या रेगुलेटेड बाय हुम, है ना, रेगुलेटेड बाय हुम। तो मार्केट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो एपीएमसी के द्वारा रेगुलेट होता है। एपीएमसी यानी क्या, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ठीक है, मार्केट कमिटी एक्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या हुई थी, इनेक्ट की गई थी। सीड विलेज कॉन्सेप्ट, सीड विलेज का कॉन्सेप्ट कौन सा है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, फार्मर को ट्रेन किया जाता है और वो उस टाइप की क्रॉप्स को उगाता है जिसमें क्या होते हैं, बेहतरीन सीड्स निकलते हैं, ठीक है। क्या निकलते हैं, हाईली क्वालिफाइड या हाईली क्या होते हैं, जो उसकी क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड सीड्स निकलते हैं यहाँ पे, ओके। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स होते हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट, और जो आसपास के जो फार्मर्स होते हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में उनको सीड्स मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड विलेज कॉन्सेप्ट। सीड विलेज कॉन्सेप्ट में ग्रुप ऑफ फार्मर्स सीड्स वगैरह पे ध्यान देते हैं, ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जहाँ पे हाईली सीड्स का काम हो। पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अपन जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कवर करते हैं, उनको वक्त दोनों ही टाइम का खाना प्रोवाइड करते हैं। उस टाइप के यहाँ पे क्या होता है, क्रॉप्स वगैरह उनके, सॉरी क्रॉप्स नहीं, वीट वगैरह जो है जैसे प्रोडक्ट है वो उन तरफ पहुँचाते हैं। एमएसपी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एमएसपी वगैरह, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसीलिए लगाई जाती है ताकि फार्मर्स को जो है एडिक्वेट प्राइस में बेच सके, वो उनको भी अपना पैसा मिल जाए और हमें भी अपनी चीज़ मिल जाए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया था। इसमें क्या है, तो फूड के अंदर जो मिलावट होती है, जो यहाँ पे क्रॉप्स यानी जो भी प्रोडक्ट आता है, आउटपुट जो भी आता है उसका प्रोडक्ट के अंदर मिलावट होती है, उससे उसको मिलावट को प्रिवेंट करना ये एक्ट के अंदर आया गया है।
FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या इसके अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं? सबसे पहला फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। अब क्या होता है, मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, सपोज क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से अगर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कम्स अंडर FSSAI, है ना, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरे 2-3 पॉइंट FSSAI से रिलेटेड हो गए, फिर आपको बोला जाएगा कि इसमें से करेक्ट कौन सा है बताओ, 1 2 3 2 3, है ना। तो आपको पता होगा कि अगर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट FSSAI के अंदर ही आता है तो तभी आप इसको सही मानोगे, अदरवाइज क्या रहेगा, डिलेमा में रहोगे कि आता है कि नहीं आता है, भाई पता नहीं, है ना, तो ये पता होना चाहिए। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये क्वेश्चन आया गया था, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये था अपना एग्रीकल्चर। इसके ऊपर और भी ज़्यादा अगर अब कोई भी अपडेट वगैरह आती है तो वापस से वीडियो के अंदर अपडेट किया जाएगा, नया वीडियो आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।